हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको पता ही है, हम लोग शॉर्ट में चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं चैप्टर्स की तरफ। ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी लोगों से कहना है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द later rulers proved to be inefficient and foreign powers got opportunity to establish their rule in India. ये हमें बता रहे हैं कि जो औरंगजेब था वो सब आखिरी पावरफुल मुगल राजा था। उसके डेथ के बाद के जितने भी रूलर्स हुए मुगल डेस्टिनी में, मुगल डायनेस्टी में, वो सारे के सारे इनएफिशिएंट हो गए थे या इनएफिशिएंट थे, जिसकी वजह से जो फॉरेन पावर्स थी उनको अवसर मिला इंडिया के अंदर अपने रूल को इस्टेब्लिश करने का। जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी रही, जो कि बाद में आई थी। ठीक है, अब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। In 1600, Royal Charter granted to East India Company, granting the sole right to trade with the East. ये कह रहे हैं 1600 में रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में ट्रेड करने का सोल राइट वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा मिल चुका था। सन 1600 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रॉयल चार्टर के थ्रू, रॉयल चार्टर के एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का एकमात्र अधिकार मिल चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट गुड्स एट चीप प्राइस एंड सोल्ड देम एट हायर प्राइस इन यूरोप। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये सस्ते रेट से कच्चा सामान या सामान को खरीदती थी और उसको हायर प्राइसेस पर यूरोप की कंट्रीज में बेचा करती थी। कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। भारत में उस समय पर जो कॉटन या सिल्क का जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था और इसका एक अच्छा मार्केट था यूरोप में। पेपर, क्लॉव्स, कार्डमम एंड सिनेमम वर इन ग्रेट इन डिमांड। ये जो मसालों के नाम मैंने बताए हैं इनकी भी बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड थी यूरोप के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स accumulated wealth by the trade of India and caught attention of other European powers. ईस्ट इंडिया कंपनी और जो उसके ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर लिया था, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्न कर ली थी इंडिया के साथ ट्रेड कर कर कर। और इसकी वजह से जो अदर यूरोपियन पावर्स थी उनके भी ध्यान अब इंडिया की तरफ जाने लगा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को जब लगातार वो ट्रेड कर रहे थे तो वो लगातार फलने फूलने लगे, इनकी समृद्धि बढ़ने लगी। तो इसको देखकर जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी उस समय पर जो पावरफुल, जैसे कि फ्रांस, ठीक है, जैसे उसमें हॉलैंड हुआ करती थी, स्पेन, अब इन कंट्रीज की निगाह भी इंडिया की तरफ होने लगी थी। इसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे इंडिया की तरफ आना शुरू किया। उसमें पुर्तगाल भी एक अच्छी पावरफुल कंट्री थी। English East India Company had to compete with other European companies such as French, Dutch and Portuguese. Because of the powerful naval force, क्योंकि ब्रिटिश की जो नेवल फोर्स थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसी की वजह से ये अदर यूरोपियन पावर्स से जो है आराम से जीत जाती थी और ये बिकम द चैम्पियन ऑफ स्ट्रगल ऑफ मोनोटोनी ऑफ ट्रेड। और जो ट्रेड के मोनोटोनी के लिए जो वॉर होते थे उसमें स्ट्रगल में ये चैम्पियन होती है एक तरह से, उसमें जीत गई थी अपनी नेवल अकेडमी की वजह से, अपनी नेवल फोर्सेस की वजह से। ईस्ट इंडिया कंपनी बेगिंस ट्रेड इन बंगाल। ये बता रहे हैं हम कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर ट्रेड करना कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया। इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप on the banks of river Hooghly
and first English factory was opened up at Surat in 1608। ये हमसे कह रहे हैं 1651 में पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो बैंक ऑफ रिवर हुगली पर इस्टेब्लिश हुई थी, और जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी, ठीक है, इंडिया के अंदर, वो 1608 में इस्टेब्लिश हुई थी सूरत में। तो हम इसमें हम कह सकते हैं दोनों का फर्स्ट यूज़ किया है, तो इसमें समझने का मतलब सिर्फ यही है कि इंडिया में जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी वो 1608 में सूरत में हुई थी कॉटन टेक्सटाइल के लिए, और उसके बाद 1651 में जो पहली ब्रिटिश या इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश जो हुई थी बंगाल के अंदर, वो थी हुगली रिवर के किनारे पर 1651 में। औरंगजेब इशूड अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने उस समय पर एक फरमान, एक ऑर्डर जारी किया था जिसके थ्रू कंपनी को राइट मिल गया था इंडिया के अंदर ड्यूटी फ्री, ट्रेड ड्यूटी फ्री, कह सकते हैं हम लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट मिल चुका था। द कंपनी ट्राइड टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। और कंपनी ने उस समय पर ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशंस मिल सकें, और उसने अपने उस समय के बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारी जो प्रिविलेजेस थी उनको मैनिपुलेट किया, जिसके लिए फॉर ट्रेडिंग पर्पस द पासेस वर इशूड टू कंपनी ऑफिशियल्स। कंपनी के ऑफिशियल्स को उस समय पर ट्रेडिंग पर्पज से पास इश्यू किए गए थे, बट दे मिसयूज्ड, लेकिन उन्होंने, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसका मिसयूज़ किया। दीज पासेस फॉर प्राइवेट ट्रेड एंड एक्यूमुलेटेड वेल्थ ऑन द नेम ऑफ द कंपनी। और इन जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने क्या किया, इन पासेस का इस्तेमाल प्राइवेट ट्रेड के लिए और अपने खुद की वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए उन लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया था कंपनी के नाम पर। सून बिकॉज ऑफ प्राइवेट ट्रेड कंपनी सफर्ड एंड वेंट इनटू लॉसेस। अब क्योंकि प्राइवेट ट्रेड की वजह से कंपनी को लगातार लॉसेस होने लगे थे, उसको सफ़र करना पड़ रहा था, ठीक है। टू क्योर दिस एनोमली ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट रूल्स। इस तरह से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, वो लगातार जो ऐसा कर रहे थे, जो पासेस का मिसयूज़ कर रहे थे और जो लगातार कंपनी को लॉसेस हो रहे थे, उन लॉसेस से बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय पर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे, जिनको कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा जाने लगा था। हाउ डिड ट्रेड लीड्स टू बैटल्स। अब हमारे पास एक अच्छा टॉपिक आ गया है कि उस समय पर ट्रेड की वजह से बैटल्स कैसे होने शुरू हुए। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। बंगाल में जो नवाब थे उस समय पर, उन्होंने अपनी पावर को असर्ट किया और अपनी ऑटोनॉमी स्थापित कर दी। द नवाब्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस एज इट वॉज मेकिंग द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल ट्रेड लेस प्रॉफिटेबल। उस समय पर जो नवाब आए बंगाल के, उन्होंने कंपनी को ग्रांट्स देना मना कर दिया, जो कंसेशन मिल रही थी कंपनी को उसको देने से मना कर दिया। क्यों ऐसा? इसलिए बिकॉज इसकी वजह से जो बंगाल के में ट्रेड में, वो बंगाल का ट्रेड जो था वो लेस प्रॉफिटेबल हो रहा था, जिससे उस समय पर बंगाल की जो रेवेन्यू थी वो कम हो रही थी। द ब्रिटिश वांटेड द ड्यूटीज टू बी एबॉलिश्ड बट बंगाल नवाब्स रिफ्यूज्ड। अंग्रेज चाहते थे कि वहाँ पर जो ट्रेड है उस ट्रेड पर ड्यूटीज़ ना रहें, कम से कम हो जाएं, ठीक है, लेकिन बंगाल के नवाब ने ऐसा करने से मना कर दिया था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स न्यू द कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल एंड ट्राइड देयर ऑटोनॉमी बाय यूज ऑफ फोर्सेस। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जानते थे कि बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कंडीशंस हैं, और इसलिए उन्होंने वहाँ पर प्रयास किया अपनी ऑटोनॉमी को इस्टेब्लिश करने के लिए बाय यूज़ ऑफ फोर्सेस। इसी वजह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने वहाँ पर फोर्सेस का यूज़ किया, और जो बंगाल के जो नवाब थे उनका जो गवर्नर था उसको अपनी तरफ मिलाकर इन्होंने बाय फोर्स जो है वहाँ पर कब्जा कर लिया था। अब इसी के बारे में बता रहे हैं, द बैटल ऑफ प्लासी। जो फोर्सेस भेजी उसके बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अब हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे।
As a result of denial of trading rights, on 23rd June 1757, Battle of Plassey was fought, and it was the first major victory of English in India. कह रहे हैं जब बंगाल के नवाब ने ड्यूटी फ्री ट्रेड को अलाउ करने से मना कर दिया, तो उसके बाद जब ब्रिटिश फोर्सेस बैटल के लिए बंगाल के नवाब के सामने आई, तो उसमें 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत हुई, ठीक है, और जिसमें जो बंगाल के नवाब थे उनकी हार हुई, और ये पहली बड़ी विक्ट्री थी अंग्रेज़ों की इंडिया के अंदर। अली वर्दी खान डाइड इन 1756, और जो सिराजुद्दौला थे वो बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की जो आर्मी थी उसको सिराजुद्दौला के अगेंस्ट प्लासी के बैटल में भेजा। मेन रीजन फॉर डिफीट ऑफ द नवाब, इस बैटल में जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए, उसके पीछे जो रीज़न था उस रीज़न की बात कर रहे हैं। मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज डेट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, जिन फोर्सेस को मीर जाफर लेड कर रहा था उस बैटल के अंदर नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से, जो कि मेन कमांडर्स में से एक था सिराजुद्दौला के, उसने सिराजुद्दौला के साथ विद्रोह किया और उसने वो बैटल लड़ा ही नहीं, जिसकी वजह से वो जो है सिराजुद्दौला बैटल को हार गया। ऐसा क्यों हुआ था, उसके पीछे रीज़न था, मीर जाफर ने प्रॉमिस किया था लॉर्ड क्लाइव को, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को कि वो उस बैटल में नहीं लड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने कहा था मीर जाफर से, अगर कि इसमें सिराजुद्दौला को हम क्रश कर देते हैं तो उसके बाद हम बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को बना देंगे। और इसी वजह से मीर जाफर ने अपनी फोर्सेस को उस बैटल में भेजा ही नहीं, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की जो फोर्सेस थी वो वीक पड़ गई और उस बैटल में सिराजुद्दौला की हार हो गई, ठीक है। एज पर द डील, जैसा कि डील थी, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया आफ्टर द डिफीट एंड डेथ ऑफ सिराजुद्दौला, बट ही वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ बंगाल। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन ये बंगाल का नवाब तो बना, लेकिन ये सिर्फ नॉमिनल था, कहने के लिए था, और एक्चुअल में जो पावर थी वो हैंड्स ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस में जा चुकी थी। यानी हम कह सकते हैं कि मीर जाफर जो था वो एक तरह से अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली था। जैसा अंग्रेज कहते थे, जैसे ब्रिटिश फोर्सेस, जैसे ब्रिटिश आर्मी कहती थी, वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क किया करते थे। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल आया है, बैटल ऑफ बक्सर। ये भी एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट बैटल है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जैसा प्लासी का था, ठीक वैसे ही। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, प्लासी की डिफीट के बाद सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर वॉज मेड द नवाब। सिराजुद्दौला को असैसिनेट कर दिया गया और मीर जाफर नवाब बन चुके थे। मीर जाफर वॉज जस्ट अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि मीर जाफर जो थे एक तरह से कठपुतली बनकर रह गए थे ब्रिटिशर्स की। इन 1764 में द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम। खैर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया अंग्रेजों के बीच में और मीर कासिम के बीच में। ध्यान रखना, ये मीर कासिम है, मीर जाफर नहीं है। When मीर कासिम डिनाइड द प्रिविलेजेस गिवन टू ब्रिटिशर्स, जब मीर कासिम जो है मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बना, तो उसने जो ब्रिटिशर्स को जो कंसेशंस मिल रहे थे, जो प्रिविलेजेस मिल रही थी, उनको देने से मना कर दिया। मीर कासिम अबॉलिश द ट्रेड ड्यूटी फ्री फॉर एवरीवन। मीर कासिम ने अबॉलिश कर दिया जो ट्रेड ड्यूटी फॉर एवरीवन थी और ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। उसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से बंगाल की कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया मुंगेर की तरफ। बट दिस वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश। लेकिन ऐसा करने की वजह से जो ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था, ठीक है, वो अब जो है प्रॉफिटेबल नहीं था, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था ब्रिटिशर्स के लिए, और इसलिए उन्होंने वॉर को डिक्लेयर कर दिया। इन दिस बैटल मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम
द मुगल किंग fought against British and British forces were led by the हेक्टर मुनरो। अभी हमें बता रहे हैं कि जब बैटल ऑफ बक्सर की बात आई तो इसमें मीर कासिम और उस समय पर जो नवाब थे शुजाउद्दौला बंगाल के नवाब, मैंने उससे पहले आपको बोला मीर कासिम को बोला बंगाल का नवाब, लेकिन मीर कासिम जो थे ये एक्चुअल में बंगाल के नवाब नहीं थे, ठीक है। उस समय बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला थे, ठीक है। इसके साथ साथ द नवाब ऑफ अवध और शाह आलम जो कि उस समय पर मुगल किंग थे, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश फोर्सेस के साथ जो है बैटल ऑफ बक्सर को लड़ा, ठीक है। और इस बैटल ऑफ बक्सर में जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको लैड जो कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। इन दिस बैटल ब्रिटिश बिकम विक्टोरियस। इस बैटल में अंग्रेजों की जीत हुई और उन्होंने डिसाइड किया पूरी कंट्री के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल, और यहाँ से ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेरिटरीज के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया था इस वॉर के बाद से। इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज अ दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। 1765 में जो मुगल एम्परर थे उन्होंने कंपनी को बंगाल प्रोविंसेस का दीवान डिक्लेयर कर दिया, एंड दे ऑल्सो गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार एंड ओडिशा। और इसके साथ साथ बिहार और ओडिशा की भी दीवानी उनको मिल गई थी। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम्स नवाब्स। अब क्या था, 1764 में जब रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया, नवाब्स की मतलब जो बात करते हैं एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। नवाब्स का मतलब कुछ अलग नहीं है, जैसे इंडिया में उस समय पर नवाब का जो डेजिग्नेशन थी, जो पद था, ठीक वही इस वर्ड का मीनिंग है। और ये एक तरह से एंग्लिसाइज्ड वर्ड है नवाब्स, मतलब वही सेम है, इंडियन नवाब का जो मतलब होता था वहीं पर। एज ब्रिटिश वर लीडिंग अ लेविश लाइफ सिमिलर टू नवाब्स एंड एवरीवन वाज ऑन द मर्सी ऑफ ब्रिटिश। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब कंपनी का रूल जो है एक्सपेंड होना शुरू हो गया था, अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857। जो प्रोसेस थी एनेक्सेशन की इंडियन स्टेट्स की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू हो चुकी थी और 1757 से लेकर 1857 तक आ गई थी। ब्रॉट फोर्थ some key aspects like the company rarely launched a direct military attack on as a non-territory। इसमें उसने कुछ स्पेशल एस्पेक्ट लेकर चल रही थी उस समय कंपनी, और वहाँ पर कभी भी ब्रिटिश फोर्सेस ने डायरेक्टली अटैक नहीं किया था अननोन टेरिटरी के ऊपर। उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई जिसमें अननोन टेरिटरीज में जो पीपल्स हुआ करते थे उन पीपल्स में ही आपस में दरार डाली, उनके बीच में फूट डालकर फिर उन लोगों को अपनी तरफ मिलाकर फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है उन पर कब्जा करना शुरू किया था। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। तो इन्होंने क्या किया, अपॉइंट करना शुरू कर दिया था रेजिडेंट्स इंडियन स्टेट्स के अंदर। द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। कंपनी ने फोर्स करना शुरू किया स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस के बीच में, जिसमें उनसे कहा गया, उन छोटे मोटे स्टेट्स थे उस समय पर, उनसे कहा गया था कि आप जो है हमें स्पेशल प्रिविलेजेस या कंसेशन दीजिए, इसमें अगर कोई अदर स्टेट आपके ऊपर अगर अटैक करता है तो उसमें हम आपके हेल्प करेंगे। एंड द किंग हैड टू पुट एन आर्मी ऑफ ब्रिटिश। और इस तरह से जो राजा को ब्रिटिश फोर्सेस को अपने पास रखना होता था। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट टू आर्मी द नवाब और द किंग हैड टू गिव सम पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। अगर राजा अगर जो है ब्रिटिश आर्मी को पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, ये नवाब पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी टेरिटरी का एक पार्ट जो है ब्रिटिशर्स को देना होता था। ऐसा सब्सिडी अलायंस के अंदर उन्होंने बात की थी। द नवाब ऑफ अवध एंड द निजाम्स ऑफ हैदराबाद वर फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज एंड एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस। जो नवाब अवध थे, जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे, इनको फोर्स किया गया अपनी टेरिटरीज को सीड करने के लिए और सब्सिडी अलायंस को फोर्सिबली एक्सेप्ट करने के लिए। फिर यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप आया है, एक अच्छी स्टोरी है टीपू सुल्तान के बारे में। द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान वॉज द सन ऑफ हैदर अली, रूलर ऑफ मैसूर।
मैसूर के राजा थे या सुल्तान थे हैदर अली, और उन्हीं के पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान रूल्ड मैसूर फ्रॉम 1782 टू 1799। टीपू सुल्तान ने मैसूर में रूल किया था 1782 से लेकर 1799 तक, यानी कि लगभग 17 साल तक। टीपू सुल्तान टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच लोगों की हेल्प ली थी जिससे कि वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर सके, और इसी वजह से उसने फॉरेन डेलीगेट्स एंड सेंट फॉरेन डेलीगेट्स टू गैदर द फॉरेन हेल्प अगेंस्ट ब्रिटिश। उसने अपने डेलीगेट्स भेजे फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ से कि वो फॉरेन से हेल्प ले सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। 4 वॉर्स लड़े गए जिसमें ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में, जिनको हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं। मैसूर और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में 4 बहुत ही फेमस बैटल लड़े गए। इन बैटल्स को हम एंग्लो मैसूर वॉर्स के नाम से जानते हैं, जो कि 1767 से लेकर 1769 एक, 1780 से लेकर 1784 2, 1790 से लेकर 1792 3 और 1799, ये 4 वॉर लड़े गए। इन 4 वॉर्स में जो पहले 3 वॉर थे, इसमें मैसूर की जो फोर्सेस थी वो फ्रेंच फोर्सेस की हेल्प से जीती, और जो 4th जो बैटल हुआ उस 4th बैटल में मैसूर की फोर्सेस को हार का सामना करना पड़ा। In 1799, the British won the Battle of Seringapatam against Mysore. Tipu Sultan was killed defending his capital Seringapatam. सेरिंगपट्टनम की कैपिटल थी मैसूर की, उसको डिफेंड करते करते टीपू सुल्तान की इस वॉर में जो है हार हो गई, डेथ हो गई। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स की। आफ्टर द डिफीट ऑफ मराठा इन बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, 1761 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ उसमें मराठाओं की हार हुई। दे गेट डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर्स, गायकवाड़ एंड भोसले। जब 1761 में पानीपत के बैटल में मराठाओं की बहुत बड़ी हार हुई, उसके बाद से ये क्या हुआ, जितने मराठा थे ये छोटी छोटी डायनेस्टीज में बढ़ गए, जिसमें से कुछ बड़ी डायनेस्टी जैसे कि सिंधिया, होलकर्स, गायकवाड़ और जो भोसले हैं, इन 4 बड़ी डायनेस्टी में बढ़ गई। इसके अलावा कुछ और भी थी छोटी छोटी डायनेस्टीज। 3 wars वर फॉट बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिश इन 1782, 1803 to 1805 एंड 1817 to 1819। ये 3 बड़े वॉर जो है मराठा और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में लड़े गए। 3rd वॉर वॉज द डिसिसिव वॉर, एंड आफ्टर दिस पेशवा वॉज डिपोज्ड एंड द सेंट टू द नॉर्दर्न इंडिया ऑन अ पेंशन। 3 बड़े वॉर मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़े गए, और जो 3rd वॉर था ये डिसिसिव वॉर था। इस वॉर में मराठाओं की हार हुई और जो उनके पेशवा थे उनको नॉर्दर्न इंडिया में भेज दिया गया पेंशन के रूप में। नाउ द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द साउथ ऑफ विंध्यास। विंध्या का जो साउथ का हिस्सा था अब उसके ऊपर भी ब्रिटिश फोर्सेस का कंट्रोल हो चुका था। अब है क्लेम टू पैरामाउंटेंसी। क्लेम टू पैरामाउंटेंसी क्या है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एज ब्रिटिश वर प्रूविंग देमसेल्फ एज द बेस्ट पावर अक्रॉस द इंडिया। अब क्योंकि हमें पता है ब्रिटिशर्स ने अपने आप को प्रूव करना शुरू कर दिया था कि वो बेस्ट पावर है पूरे इंडिया के अंदर। दिस इनहेंस्ड देयर डिज़ायर, और इसकी वजह से जो उनकी डिज़ायर थी रूल करने की होल टेरिटरीज पे, एंड दे स्टार्टेड डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इस तरह और उसके बाद से लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में उन्होंने अब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को कॉन्कर करना शुरू कर दिया 1813 से लेकर 1823 के बीच में। ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड टू सिक्योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ देयर एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिशर्स इंडिया का जो इंडियन एम्पायर था उनका, उसकी जो नॉर्थ वेस्ट की जो पार्ट थी इसको भी सिक्योर करना चाहते थे, और इसी के लिए उन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड पंजाब, एंड फाइनली वॉन ओवर इट्स टेरिटरीज इन 1843 एंड 1849 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कहा है कि फॉर दिस दे फॉट वॉर्स विद अफगानिस्तान एंड पंजाब। इसके लिए उन्होंने पंजाब और अफगानिस्तान दोनों के साथ वॉर लड़े,
और फाइनली उनको जीतने जो इनकी टेरिटरीज पे मिल गई 1843 में, 1849 में उन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया और 1849 में उन्होंने पंजाब को भी जीत लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्या कंसेप्ट था, जरा आप इसको समझते हैं। अंडर द रेन ऑफ लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ये भी ब्रिटिश जनरल गवर्नर थे। ये 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड गवर्नर रहे हैं यहाँ के इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नर के रूप में। दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लैप्स, इन्होंने पॉलिसी ऑफ लैप्स को अपनाया था। ये पॉलिसी का मतलब क्या था, इसको हम समझा रहे हैं अब। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के हिसाब से रूलर्स हु डज नॉट हैव एनी लीगल हायर, ऐसे राजा जिनके अपने लीगल हायर नहीं है, कुड नॉट पास ऑन देयर प्रॉपर्टी टू द अडॉप्टेड सन, वो अपनी प्रॉपर्टी को अडॉप्टेड सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। एंड इट वुड बी टेकन ओवर बाय ब्रिटिश, और इसको ब्रिटिश के द्वारा टेकन ओवर कर लिया जाएगा। ये था, और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहलाता है। ये पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब सिंपल सा था कि ऐसे राजा, ऐसे नवाब जिनकी अपने खुद की संतानें नहीं थी, जिनके अपने खुद के बच्चे नहीं थे, ठीक है, और उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो अपनी वो सल्तनत को, अपने वो पूरे किंगडम को वो अपने अडॉप्टेड सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्वायर कर लिया जाएगा, टेक ओवर कर लिया जाएगा। सतारा 1848, संबलपुर 1850, झांसी 1854 ऐसे ही अनेक्स किए गए थे इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश की अब बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा। अंडर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश, इन 1773 वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल बने 1773 में बंगाल के, और उन्होंने कंट्रोल्ड द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। और इन्होंने इंडिया के अंदर जो अदर प्रेसिडेंसीज थी उस समय मद्रास और बॉम्बे के रूप में, उनको उनके गवर्नर्स जो थे उनको भी अब कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। सेपरेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वर सेट अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। कह रहे हैं जो सेपरेट सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स उस समय पर उन्होंने सेटअप किए, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। न्यू सेट ऑफ लॉज वर कंपाइल्ड बाय मुफ्तीज एंड ब्राह्मण्स फॉर द रिलीजियस इंटरप्रिटेशन। उस समय पर बहुत सारे नए सेट ऑफ लॉज बनाए गए जिनको कंपाइल किया गया था मुफ्तीज के द्वारा और ब्राह्मण्स के द्वारा रिलीजियस इंटरप्रिटेशन कर कर, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने कुछ नए लॉज बनाए और इनको इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया। उस समय उन्होंने ही जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनके ही लीडरशिप में कोर्ट सिस्टम, क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम और सेपरेट सिविल सिस्टम को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया, जो कि कलेक्टर के सुपरविजन में इंडिया के अंदर सेटअप हो रहे थे, ठीक है। यही लास्ट टॉपिक था, इसके साथ हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।